आइए स्टूडेंट्स, आपका फिर से पूनिया फार्मेसी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई फार्मासिस्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुआ है, तो जिन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड हैं और एग्ज़ाम में फार्मेसी पार्ट से 50 क्वेश्चन जो है वो आए थे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। विच ब्लड सेल नोट वर्क अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कौन सी ब्लड सेल काम नहीं करती? तो आपको पता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में डब्ल्यूबीसी जो है ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क करती हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल है, ये डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा काउंट इन्हीं का होता है, 40 से 70%। इसके बाद दूसरी डब्ल्यूबीसी जैसे इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इस तरह के ऑप्शन उस एग्ज़ाम के अंदर थे। लेकिन प्लेटलेट जो है इनका कोई भी काम जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करना नहीं है। प्लेटलेट आप जानते हैं ये ब्लड कोगुलेशन के अंदर हेल्प करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो यानी आप इसको शॉर्ट में कहें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर। एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग का जो काम होता है, इससे रिलेटेड जो ब्रांच है उसको हम फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। यदि इस वर्ड को आप देखें तो फार्माको का मतलब ड्रग होता है और विजिलेंस का मतलब ड्रग के ऊपर निगरानी रखना। तो यदि कोई भी ड्रग मार्केट में आती है, यानी गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएससीओ ये एक डिपार्टमेंट है जो इंडिया में कोई भी नई ड्रग मार्केट में लॉन्च होगी तो उसकी परमिशन सीडीएससीओ देता है। और ड्रग की थर्ड फेज की क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी सीडीएससीओ में अप्लाई करती है और उसके बाद सीडीएससीओ जितनी भी रिसर्च हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लिनिकल ट्रायल में, उनके बेसिस पे ड्रग को मार्केट करने की परमिशन देता है। और जब ड्रग मार्केट में आती है तो उस दौरान जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जिनमें डॉक्टर, फार्मासी, नर्सिंग, वो ड्रग के ऊपर निगरानी रखते हैं, स्पेशली ज़्यादा निगरानी रखते हैं। इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस जो है एक ब्रांच है, वाइड ब्रांच है, लेकिन इसका एक काम होता है एडीआर डिटेक्शन और रिपोर्टिंग। यानी इस ड्रग का जो रिसर्च में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकली अब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, दूसरी ड्रग के साथ में इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अब कोई नया इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, उसकी डिटेक्शन और रिपोर्टिंग का काम इसके अंदर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ल्यूकेमिया इज। तो ल्यूकेमिया क्या है? ये डब्ल्यूबीसी का कैंसर है, इसको ब्लड कैंसर बोल सकते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी का ओवर प्रोडक्शन जो है वो होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ये साइज रिडक्शन से रिलेटेड था। एग्जैक्टली क्या आया था हमें ध्यान नहीं है क्योंकि पेपर मेमोरी बेस्ड है, लेकिन साइज रिडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 25, मेलानोमा इज। तो मेलानोमा जो है ये स्किन का कैंसर होता है। आपको पता है स्किन के अंदर मेलानोसाइट सेल होती हैं, तो उन मेलानोसाइट सेल का जो कैंसर है दैट इज मेलानोमा, तो दैट इज स्किन कैंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड हैं। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है ऑल ऑफ द गिवन आर एंटी इमेटिक ड्रग एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सी ड्रग एंटी इमेटिक नहीं है? तो देखो ऑप्शन था उसमें एम्योड्रेन, ये आप जानते हैं ये एंटी अरिथमिक ड्रग है और क्लास 3 एंटी अरिथमिक कैटेगरी के अंदर ये ड्रग आती है, तो ये उसके अंदर आंसर था। लेकिन बाकी जो एंटी इमेटिक ड्रग ऑप्शन में दी गई थी, तो एंटी इमेटिक ड्रग देखो मीटोक्लोप्रोमाइड है, डोमपेरिडोन है, ऑन्डनसीट्रोन है, इस तरह की ड्रग ऑप्शन में थी, तो ये एंटी इमेटिक है। लेकिन एम्योड्रेन जो है ये एंटी अरिथमिक है, तो आंसर ये हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड एट। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो आप जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में काम आती है, और एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब ये है कि पेशेंट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की जो वाल होती है उसमें ब्लड की सप्लाई करती हैं, और कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन
और स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने से ये कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती हैं, अंदर से सकड़ी हो जाती हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट की वॉल में कम होती है और कम होने की वजह से ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी और इससे होने वाली जो डिजीज है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। तो ऐसे केस में पेशेंट को नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, क्योंकि नाइट्रेट जो है वो हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं और ये एक एंजाइम है ग्यूनाइल साइक्लेस, उसको एक्टिवेट करते हैं और इस एंजाइम के एक्टिवेशन से साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन बढ़ता है और साइक्लिक जीएमपी जो है वो मायोसिन लाइट चेन को डीफास्फोरिलेट करती है और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, यानी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह क्या होंगी, डायलेट होंगी, रिलैक्स होंगी और ऐसा होगा तो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड की सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 28, इंट्रावीनस एंटीकोगुलेंट इज, तो आप जानते हैं हिपेरिन जो है इसको हम इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं क्योंकि हिपेरिन एक बिगर मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको ओरल रूट से लेंगे इसका अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो इसको इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है हिपेरिन क्या है, म्यूको पॉलीसेकेराइड है और यदि डिटेल से कहूँ तो इट इज ए हीट्रोजिनस मिक्सर ऑफ म्यूको पॉलीसेकेराइड। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हिपेरिन इज ए, तो हीट्रोजिनस मिक्सर ऑफ म्यूको पॉलीसेकेराइड बिगर मॉलिक्यूल है तो ओरल रूट से अब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए इसको इंट्रावीनसली हम यूज करते हैं एज ए एंटीकोगुलेंट। देन क्वेश्चन नंबर 29, बीटा 1 ब्लॉकर इज, जो बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं उनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं या कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर भी बोलते हैं और इसमें ड्रग जैसे मीटोप्रोलोल है, ऐसे एटिनोलोल जो है ये भी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 फार्मास्यूटिक्स से प्रिस्क्रिप्शन पार्ट से आया है। इन प्रिस्क्रिप्शन बीआईडी मीन्स, तो बीआईडी का मतलब कई बार ऐसा भी लिखा था बाई इन डाई, बीआईडी बाई इन डाई, इसका मतलब दिन में 2 बार। यदि डॉक्टर आपको कहे कि ये दवाई आपको दिन में 2 बार लेनी है तो वो बीआईडी जो है वो लिखेगा बाई इन डाई या ट्वाइस टाइम्स इन ए डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 10th क्रेनियल नर्व इज, 10th क्रेनियल नर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेगस नर्व होता है और इस वेगस नर्व के एंडिंग से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, डिसइंफेक्टेंट इज, तो डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूछा था कि कौन है, तो देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब ये इथाइल एल्कोहल है। इसके बाद आपका फिनोल, और फिनोल से भी ज़्यादा इफेक्टिव क्रिसोल होता है और मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि क्रिसोल जो है ये मिथाइल फिनोल होता है और क्रिसोल के 3 आइसोमर होते हैं, एक ऑर्थो क्रिसोल होता है, एक मेटा क्रिसोल होता है और एक पेरा क्रिसोल, और ये क्रिसोल जो है ये क्या है, मिथाइल फिनोल है। तो ये फिनोल के कंपैरिजन में जो मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो क्रिसोल बनता है, ये फिनोल से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जैसे क्लोर हेक्सिडिन, तो ये आपके डिसइंफेक्टेंट। एक देखो बहुत ही नया क्वेश्चन और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जैसे टेबल साल्ट, टेबल साल्ट है, टेबलेट नहीं है, टेबल साल्ट। जैसे इसको आप इस तरह से याद रखें कि जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपकी टेबल पे कौन सा साल्ट रखा होगा, आपको पता नमक रखा होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये टेबल साल्ट है। और यदि टेबल शुगर की बात करें, एग्जाम में शायद शुगर क्वेश्चन आया था, तो टेबल शुगर जो है वो कौन है, सुक्रोस। तो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपकी टेबल पे नमक रखा होगा, चीनी रखी होगी, तो यदि टेबल साल्ट की बात आए तो साल्ट है तब तो है सोडियम क्लोराइड, और शुगर है तो कॉमन शुगर जो आप घर में काम में लेते हैं दैट इज सुक्रोस। तो सुक्रोस जो है वो टेबल शुगर है और सोडियम क्लोराइड जो है वो टेबल साल्ट है। थोड़ा सा इसको भी देख लें, बड़ा इजी और कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन था ही। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एपिलेप्सी इज, तो एपिलेप्सी आपको पता है CNS डिसऑर्डर है और एपिलेप्सी का जो पेशेंट है उसके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के अंदर जो कंडक्शन डिफेक्ट होता है, और यदि पेशेंट की EEG इलेक्ट्रो इंसिफिलोग्राम यदि करते हैं, यानी ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उनकी मैपिंग को, उनकी रिकॉर्डिंग को हम EEG बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंसिफिलोग्राम। तो पेशेंट का ये EEG करेंगे तो अबनॉर्मल मिलेगा एपिलेप्सी के पेशेंट में, तो ये CNS से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके बाद
एक क्वेश्चन आपके ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड था, क्वेश्चन प्रॉपरली याद नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट एंटी टीबी ड्रग, इनमें से कौन सी एंटी टीबी ड्रग नहीं है? तो आपको पता डेप्सोन जो है ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। इसको कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो वहाँ आपका आंसर जो है डेप्सोन करना होता है। यहाँ एग्जाम के अंदर कौन सी एंटी टीबी ड्रग नहीं है, तो डेप्सोन नहीं है। और मैं कुछ एंटी टीबी ड्रग जो ऑप्शन में थे, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है? एंटी टीबी ड्रग है। देन क्वेश्चन नंबर 37, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बिल्डअप इन, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कौन सी डिजीज के अंदर बढ़ जाता है? यानी आई से रिलेटेड वो डिजीज जिसमें इंट्राओक्यूलर आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर 21 mmHg से यदि ज़्यादा हो जाए तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसको काला पानी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, देखो स्टडी ऑफ ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी, ड्रग के इफेक्ट की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक। यानी फार्माकोडायनेमिक की डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है पूछने के अंदर एग्जाम में, लेकिन उसका मतलब यही था ड्रग के इफेक्ट की, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो स्टडी है इसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मेडिएटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हिस्टामाइन। कई बार आपने देखा होगा कि आपको जैसे मच्छर काटता है तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है? मधुमक्खी काटती है, तो ऐसे केस में वहाँ आपको ज़बरदस्त जो है सूजन और स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या है? क्योंकि वहाँ इंसेक्ट बाइट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है और हिस्टामाइन रिलीज होती है, और हिस्टामाइन उस एरिया के अंदर स्वेलिंग कर देती है, यानी इडिमा हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और खुजली चलती है, ईचिंग होती है। तो ये हिस्टामाइन का क्या है? ट्रिपल रिस्पॉन्स है। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन देता है, कौन सा मेडिएटर देता है? तो हिस्टामाइन ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। जो आपने देखा होगा मॉस्किटो बाइट और इंसेक्ट बाइट के ऊपर उस एरिया के अंदर स्वेलिंग है, इचिंग है, रेडनेस आती है, तो दैट इज हिस्टामाइन। तो ये हिस्टामाइन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, कूफर सेल प्रेजेंटिंग, तो कूफर सेल प्राइमरली लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये एक तरह की क्या है? WBC हैं। और WBC जो आपको पता कुछ तो मूवेबल होती हैं, कुछ स्टेबल होती हैं, तो इनको मैं ये कहूँगा मैक्रोफेज। ये एक तरह की मैक्रोफेज हैं, यानी वो WBC जो अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से मूवमेंट नहीं करती। तो कूफर सेल जो है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये लीवर के अंदर प्रेजेंट है और कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रोब्स, वायरस ऐसा कोई लीवर में पहुंचेगा तो वहाँ प्रेजेंट जो कूफर सेल है उसको क्या है? उसका फेगोसाइटोसिस कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक तरह की ये WBC, और WBC में भी ये क्या है? मैक्रोफेज की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे, और तब तक मैं आपको कहूँगा जय हिंद, धन्यवाद।